वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बात करेंगे। ऑलरेडी 2 वीडियोस में बना चुका हूं, जहां पे हमने बात की थी क्लास 8 की एनसीईआरटी और क्लास 9 की एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आज बात करने जा रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे तो क्लास 10 की एनसीईआरटी हम लोगों को 2 चीजों के बारे में बताएगी। जी हाँ, एक तो ये हम लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास देखिएगा। और दूसरा हमारे पास है वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी जिसको हम कहते हैं विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 2 हैं। अब लास्ट 2 साल से अगर आप चेक करेंगे तो यूपीएससी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ मिक्स करके पूछ रहा है, जिसको हम एनालिटिकल अप्रोच भी कहते हैं। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि क्या सर हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री को अलग से पढ़ना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां से आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए प्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस के लिए भी पूछे जाते हैं। काफी बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है वो सिर्फ हमारी मेंस में आती है, प्री में नहीं आती है। लेकिन लास्ट अगर आप 2 साल के पेपर चेक करोगे तो यहाँ से प्री के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप इसी तरीके का माइंड मैप तैयार करेंगे। और क्लास 10 की एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आज चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस इस पे अपलोड की हैं वो आपको प्रॉपरली मिले। अब हम बात करेंगे एक एक टॉपिक की, एक एक चैप्टर की। सबसे पहले जब आप क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे तो चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब कि यूरोप के अंदर किस तरीके से राष्ट्रवाद फैला। अब जब हम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे तो ये हमें क्या फायदा देगा। इससे ये फायदा होगा कि हम जब इंडिया का नेशनलिज्म पढ़ते हैं तो हमें फायदा होता है कि हमें ये देखने को मिलता है कि यूरोप के अंदर किस किस तरीके से नेशनलिज्म फैला। पहली चीज, सर यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जब ये बुक खोलेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले आप यहाँ पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जब यहाँ पे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप इक्वालिटी की बात कर लीजिएगा, ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। इक्वालिटी के बाद समानता जिसे कहा जाता है, जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और यहाँ पे बात की गई है लिबर्टी की। ये 3 पॉइंट आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से द एज ऑफ अ रेवोल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी चैप्टर का एक पॉइंट है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। ये जो रेवोल्यूशन यानी क्रांतियां शुरू हुई थी यूरोप के अंदर, रेवोल्यूशन ये शुरू हुई थी 1830 से लेके 1848 तक। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में इस समय 1830 से लेके 1848 तक काफी सारी जो है क्रांतियां शुरू हो गई। तो कल यूपीएससी सवाल पूछ सकता है कि क्या बताएं 1830 टू 1848 जब ये रेवोल्यूशन हो रहा था तो क्या इसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा, क्योंकि भारत के अंदर भी इस समय किसान विद्रोह हो रहे थे। अगला पॉइंट अगर आप पढ़ने जाएंगे तो इसमें आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड कलर से नोट कर रहा हूं, प्लीज ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा मेकिंग ऑफ जर्मनी, यानी आप इसको जर्मनी के तौर पे पढ़ेंगे, यानी कि एकीकरण जर्मनी का कैसे हुआ, इसको हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं। और इसी के साथ आप पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकीकरण इटली का कैसे हुआ। इस
इसको पढ़ने के समय 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। जब आप ये जर्मनी और इटली पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने जर्मनी को और इटली को आजाद किया। अगर मैं बात करता हूँ जर्मनी की, तो आपको यहाँ पे ओटो वन बिस्मार्क के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर ये नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी ये नाम दिया गया है, क्योंकि भारत को उन्होंने एकीकरण करवाया था। तो उसके बारे में वहां पे बड़े अच्छे से दिया है। जब हम इटली के अंदर आ जाते हैं, तो इटली के अंदर आपको जब पढ़ना पड़ेगा, तो इटली में आप लोगों को ग्यूस्पी मैज़नी के बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। और एक और हैं जिनका नाम है गार बैटली। प्लीज आप ये पढ़ लीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हमें पता चलता है कि जब भारत के अंदर ये एकीकरण हुआ था, तो हमें ये भी पूछा जा सकता है कि आप मानते हैं कि एकीकरण के पीछे जो इम्पैक्ट पड़ा, वो यूरोप का इम्पैक्ट पड़ा है भारत के ऊपर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और इस टॉपिक में आप ये सारे पॉइंट स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में जब आप पहुंचेंगे, तो चैप्टर नंबर 2 है, इसको हम कहते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हम पढ़ना पड़ेगा हमें राष्ट्रवाद भारत के अंदर, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से आप पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट आपको जो पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको बताया जाएगा, जो कि स्टार्ट हुआ था 1914 टू 1918। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि भारत की स्थिति क्या थी, किस तरीके से अंग्रेजी शासन जो था वो भारत को जबरदस्ती इस युद्ध में घसीट रहा था। इसी बीच में आपको पढ़ने को मिलेगा गांधीयन एरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी के बारे में हर साल यूपीएससी सवाल पूछता है। और यहाँ पे गांधी के 3 स्ट्रगल्स के बारे में बात की गई है, यानी कि गांधी ने अपनी शुरुआती दौर में किस तरीके से इन सारे सिस्टम को इस्तेमाल किया। उसके बाद इसी चैप्टर के पहले पन्ने पे आपको पढ़ने को मिलेगा रोलैक्ट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट पास किया गया था सर सिडनी के द्वारा 1919 के अंदर। प्लीज ये पढ़िएगा। प्री का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसी चैप्टर में आपको जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में पता चलेगा। ये जलियांवाला बाग जो है, आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 के अंदर जो है बैसाखी का दिन था, ये होता है। इसी चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी खिलाफत मूवमेंट। बहुत ही संक्षेप में दिया हुआ है खिलाफत मूवमेंट, जो कि एक टर्की की मूवमेंट थी, भारत के अंदर यूज की गई। खिलाफत मूवमेंट के बाद असहयोग आंदोलन, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, किस तरीके से गांधी जी ने ये शुरू की। इस मूवमेंट के द्वारा आपको ये बताया गया कि किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे विमेन, महिलाओं ने, यूथ जो यहाँ के नागरिक, छोटे स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये देखना पड़ेगा। और फिर इसी टॉपिक में आपको लास्ट पे ये बताएगा सीडीएम मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये टॉपिक जो इंटायरली यहाँ से लेके है, अगर आप चेक करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो हर साल आपको यूपीएससी मेंस में यहाँ से एक प्रश्न पूछता है। उम्मीद करता हूं कि बच्चे जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए उनके ऊपर आप बात करेंगे, और जरूर जो है इसके ऊपर आप अच्छे से एक नोट्स बनाएंगे, और जितने टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं उतने ही टॉपिक पढ़ेंगे। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। अब देखिएगा कि ये वाला टॉपिक जो है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, ये यूरोप से रिलेटेड है, और ये हम विश्व के इतिहास में पढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विश्व के लिए पढ़ा जाए, हम इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इतिहास के लिए भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या मिलता है, तो कौन कौन से पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद होगा कि यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा 19th सेंचुरी के अंदर 1815, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूं जो कि बुक में लिखी गई है। 1815 से लेके 1914 तक यहाँ पे 3 तरीके के इकोनॉमिक फ्लो आए हैं। 3 इकोनॉमिक फ्लो आए हैं। अब देखिएगा बुक खोल के, तो आपको बुक में दिख जाएगा इकोनॉमिक फ्लो, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको ये बताएगा कि 1815 से लेके 1914 तक किस तरीके से हर एक मुल्क जो है ये काम कर रहा था कि वो किसी तरीके से जो है क्या कोशिश करे कि इस वॉर से, जो पहले बहुत ही मुश्किल से दूर था, उससे उभरे। और अचानक से
1914 में यहां पे रिवोल्ट हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा यही रिवोल्ट 1914 के बाद जब यहां पे आपको पता है कि 1914 के बाद रिवोल्ट हो जाएगा, फिर आपको ये बताएगा कि बताए इंटर वॉर इकोनॉमी क्या थी, यानी युद्ध के दौरान किस तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। अब जब ये आप पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकली रिलेटेड हो जाएगा, इसमें भारत भी आ जाएगा। फिर आपको इसमें बताना पड़ेगा कि युद्ध के बाद रीबिल्डिंग यानी कि दोबारा से किस तरीके से रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक, दोबारा से हमने अपनी आर्थिक स्थिति को किस तरीके से मजबूत किया। तो ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा कि किस तरीके से लड़ाइयां हो रही थी, किस तरीके से युद्ध हुए, फिर युद्ध से कैसे बाहर निकले, ये सारी चीजें इस टॉपिक से। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। चलें बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। एक और चैप्टर आपको जो पढ़ना है, इस चैप्टर को हम कहते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कहते हैं भाई? द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप सब जानते हैं ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के अंदर जो इतना बड़ा कॉलोनाइज किया गया भारत को, या भारत को जो है इंपीरियलिज्म के अंडर लाया गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन के, औद्योगिकरण जिसे कहा जाता है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुताबिक आप सब जानते हैं कि ये स्टार्ट हुआ था 1760s में। और स्टार्ट जो हुआ था ये लंदन में हुआ था। आप देखिएगा बुक में लिखा हुआ है। लंदन के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी, जिसमें से एक कंपनी का नाम मैनचेस्टर कंपनी था। बहुत ही रैपिड फास्ट कंपनी जो जीन्स का काम करती थी और कॉटन का काम करती थी। अब इसमें आपको ये बताएगा कि ये जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, सबसे पहले बताइए कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं। प्रोटो देखिएगा वहां शब्द मौजूद है, आप बुक खोल के देखिएगा। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी प्री में सवाल बना चुका है। प्रोटो का मतलब होता है कि औद्योगिकरण से पहले भी छोटी छोटी वहां पे इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। उसके बाद आपको बुलाएगा कि अचानक से जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, तो हैंड लेबर जो हुआ करते थे, हाथों के कामों को रिप्लेस कर दिया गया, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। और वहां पे एक स्टीम पावर आ गया क्योंकि इंडस्ट्रीज बन रही थी। तो लोगों ने किस तरीके से इसका विद्रोह किया, कहा कि हमारे हाथों का काम तो छिन गया। उसके बाद आपको पता चलेगा कि फैक्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गई, फैक्ट्रीज का माप्स। और इन्हीं फैक्ट्रीज को फैलाने के लिए इन्होंने एशिया और अफ्रीका की ओर मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको अपनी फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। अब आपको यहाँ पे बताएगा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा संसाधन थे, और उस इंडस्ट्रीज को अगर कोई बचा सकता था तो वो यही था। सो आई होप कि क्लास 10 की एनसीईआरटी में सिर्फ आप इतने ही चैप्टर करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इस बुक में और कुछ भी आपके लिए नहीं है। लेकिन याद करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ पॉइंट आपको बता रहा हूं, बाकी नोट्स आपको बताने पड़ेंगे। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों माध्यम के लिए। जैसे हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको आप नोट्स में डाल दें, ताकि आप उसको इसी तरीके से पढ़ें। और प्लीज अपने नोट्स जो है वो ग्रुप में भी शेयर किया करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में पता चले। ऑलरेडी क्लास 8 और 9 और अब ये 10th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में बताया। कल एक नई वीडियो यहाँ पे हम क्लास 11 की एनसीईआरटी की बात करेंगे कि उसमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अपने सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। बाकी की क्लासेस जैसे करंट अफेयर्स और बाकी जो पर्सनैलिटीज के बारे में जो वीडियोस डालता हूँ, उनको भी देखा करें। और अपने दोस्तों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।